नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 के इस चैप्टर का आद्योपांत अध्ययन करने वाले हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और आप पाइएगा कि ये चैप्टर, ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गया है। इसमें शब्दार्थ, सार, इससे जुड़ी बहुत सारी बातें, प्रश्नोत्तर का अभ्यास सब कवर किया जाएगा। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये लेख बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इस पाठ का उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स। इस पाठ को पढ़ने के बाद हम इन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे। सबसे पहला, जाति प्रथा के और इसके दुष्परिणाम के बारे में। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में जाति प्रथा एक अभिन्न अंग है और जाति प्रथा की वजह से बहुत लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद ये सब तो होते ही है, साथ ही साथ समाज में एक बंटवारा हो जाता है। तो जाति प्रथा के तो अनेक सारे दुष्परिणाम है ही, साथ ही साथ जब जाति प्रथा को पेशे से जोड़ दिया जाता है तो इसके दुष्परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का गलत गठजोड़। किसी भी समाज में स्मूथ रनिंग के लिए या किसी भी समाज में समाज के अच्छे संचालन के लिए श्रम विभाजन होना जरूरी है। श्रम विभाजन का मतलब हुआ समाज को चलाने के लिए डॉक्टर्स की, पुलिस की, आर्मी की, टीचर की, व्यापारी की, नौकरों की, मजदूरों की, किसानों की, सभी लोगों की ज़रूरत है। इसे ही कहते हैं श्रम विभाजन। लेकिन श्रम विभाजन अगर जाति प्रथा के आधार पर होता है तो ये गलत है। जैसे अगर कोई एक लुहार है तो उसका बेटा भी लुहार बने, ये नीति लगा दी जाती है तो उसे कहते हैं जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन, जो कि समाज की उन्नति में पत्थर का काम करता है। सभ्य समाज की संकल्पना, सिविलाइज्ड सोसाइटी की जो संकल्पना होगी या जो कॉन्सेप्ट होगा वो कैसा होगा। तो सिविलाइज्ड सोसाइटी की संकल्पना में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, आपस में बंधुत्व या भाईचारे का भाव रहना चाहिए और समता, समानता, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। तभी जाकर हम लोग सभ्य समाज की संकल्पना कर सकते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कम देखने को मिलता है। हालांकि अभी इस स्थिति में सुधार तो आया है लेकिन उतना नहीं। और जब ये लेख लिखा गया था उस समय तो जाति प्रथा अपने चरम पर हुआ करती थी। समता या समानता के विविध पक्ष। देखिए, समता या समानता कानून के द्वारा हम सभी को मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। सभी कानून की नज़र में एक समान है। लेकिन समता या समानता अपने पूर्ण रूप में सभी को कभी भी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि अगर एक व्यक्ति जिसके माता पिता अच्छे नस्ल के हैं, अच्छे कलर के हैं, अच्छे रंग के हैं, उनका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है तो बच्चों में भी वो गुण आ जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एक व्यक्ति जिसके माता पिता अनपढ़ होंगे, उनकी नस्ल अच्छी नहीं होगी, उनका कॉम्प्लेक्सन डार्क रहेगा तो बच्चे भी कॉम्प्लेक्सन डार्क वाले ही पैदा होंगे। इस स्तर पर आप समानता नहीं देख सकते। सामाजिक उत्तराधिकार, मान लीजिए किसी वंश में सामाजिक उत्तराधिकार या उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो सोसाइटी में बहुत नामी ग्रामी है, प्रतिष्ठित है, और अगर कोई और दूसरा व्यक्ति है जो नामी ग्रामी नहीं है, प्रतिष्ठित नहीं है, एक लेमैन है, एक सामान्य व्यक्ति है, तो दोनों में कभी समानता नहीं हो सकती। इस दृष्टि से समता या समानता के विविध पक्ष हम लोग देखते हैं। मनुष्य के अपने प्रयत्न से उसकी सफलता। देखिए, सामाजिक उत्तराधिकार, वंश या परंपरा, इस पर तो हमारा अधिकार है नहीं। लेकिन हाँ, अगर मनुष्य चाहे तो अपने प्रयत्न से वो सफलता प्राप्त कर सकता है। और ऊपर के दो बिंदु जिस पर अभी हम लोगों ने चर्चा की, सामाजिक उत्तराधिकार या वंश परंपरा, उसे भी अपने साथ
और अपने आने वाली पीढ़ी में बदलाव ला सकता है। उदाहरण के तौर पर हम लोग यहाँ देखते हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को। ये महार जाति के थे, महार अर्थात दलित जाति के थे, लेकिन इन्होंने अपने प्रयत्न के आधार पर बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की, अपने में गुणों का संचार किया और देखिए आज ये दलितों के पुरोधा और संविधान के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने प्रयत्न के आधार पर अपना नाम रोशन किया और दलितों के उत्थान के लिए अपना जीवन लगा दिया। इसीलिए ये बहुत ही श्रद्धेय हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। तो अगर आपका सामाजिक उत्तराधिकार नहीं है, अगर आपका वंश और परंपरा पर कोई कमांड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने स्तर पर मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं, अपने में क्वालिटी इक्विप करते हैं, तो आप अपने जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। उसे ही कहा गया है मनुष्य के अपने प्रयत्न, इस पर सभी का अधिकार है। लेखक परिचय। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर हैं। ये बहुत ही टैलेंटेड और तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं रची, जिसमें द कास्ट्स इन इंडिया बहुत ही फेमस है। इसके बाद भी इन्होंने और बहुत सारी रचनाएं रची और इनका निधन दिसंबर सन 1556 दिल्ली में हुआ। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, आप वीडियो को पॉज करके उन रचनाओं को पढ़िएगा। अभी हम लोग इस वीडियो के आगे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इस पाठ की पृष्ठभूमि, ये पृष्ठभूमि तो नहीं लेकिन एक मानसिक उद्वेगना या एक विचार व्यक्त किया गया है कि जिस पर बीतती है वही जानता है, दूसरे तो केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों के उत्थान में लगा दिया। भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहेब इतने बड़े पद पर आकर भी ये महसूस करते हैं कि अभी भी जाति प्रथा समाज में विभाजन लाने का काम कर रही है, बंटवारे लाने का काम कर रही है, और इसलिए 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर में ये बौद्ध धर्म में दीक्षित होते हैं और इनके साथ इनके 3,80,000 समर्थक भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं। अब सुनिए, जिस पर बीतती है वही जानता है। ये महार जाति के थे। वो तो धन्य हो इनके पिताजी का कि इनके पिताजी अंग्रेजों के सेना में या अंग्रेजों की पुलिस व्यवस्था में हवलदार थे और अंग्रेजों ने अपने स्टाफ्स के लिए, अपने कर्मचारियों के बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए स्कूल खुलवाया था और उस स्कूल से ही इनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई। ये संस्कृत लेकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन संस्कृत के शिक्षक ने इन्हें क्लास से बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये महार जाति के थे और इन्हें फारसी लेकर पढ़ना पड़ा। लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञ इंसान थे। इन्होंने सोचा कि मुझे संस्कृत पढ़ना है और अपने स्वाध्याय के बल पर इन्होंने संस्कृत के मनुस्मृति जैसे किताब को पढ़ डाला। सोचिए, ऐसे थे हमारे बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि अगर व्यक्ति चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। उस समय स्थिति इतनी दयनीय थी महार जातियों की कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर किसी कारणवश उन्हें उच्च बस्ती में या ब्राह्मणों की टोली में जाना पड़ता था तो उन्हें अपने गले से एक छोटी सी मटकी और अपने कमर में एक झाड़ू बांधनी पड़ती थी, ताकि उस झाड़ू से इनके चरणों के चिन्ह गायब हो जाएं और अगर इन्हें थूकने की आवश्यकता महसूस हुई तो वो अपने गर्दन में लटकाए हुए उस छोटी मिट्टी की हंडी में ही थूके। ऐसी स्थिति थी। ये सब देखकर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को बहुत बुरा लगता था। इनका मानना था कि ऑल मैन आर इक्वल, लेकिन इंसानों ने ही मनुष्य में भेद स्थापित कर दिए हैं और इस भेद को दूर कैसे किया जा सकता है? इस भेद को दूर करने का एकमात्र उपाय इन्हें नजर आया, वो है शिक्षा।
पहले ये खुद शिक्षित हुए और दलितों के उत्थान के लिए इन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया और अपने अनेक भाषण में इन्होंने दलितों को, जो सो कॉल्ड नीची जाति के थे, उनको पढ़ाई लिखाई और जीवन में कुछ हासिल करने के लिए सदा प्रेरित किया। ये भारत का संविधान लिख दिए। सोचिए, इतने बड़े पद पर आकर भी इन्होंने महसूस किया कि महार जाति होने के कारण लोग इनसे घृणा भाव रखते हैं, छुआछूत की भावना रखते हैं। इसलिए इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षित होने का निर्णय लिया और इनके साथ इनके 3,80,000 समर्थक भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, जो अभी तक का सबसे बड़ा कन्वर्जन माना जाता है। अब हम लोग आते हैं इस पाठ के सार पर। देखिए, ये पाठ 2 चरणों में विभाजित है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और दूसरा है मेरी नज़र में आदर्श समाज। यहाँ मेरी नज़र अंबेडकर जी के लिए प्रयोग हुआ है कि उनकी नज़र में आदर्श समाज कैसा होगा। इस पाठ का सार मैं पढ़ने वाला हूँ। आप इस पाठ के सार को ध्यान से सुनिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और इस पाठ को गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। अंबेडकर ने प्रस्तुत पाठ को स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उनके अनुसार समानता, स्वतंत्रता व बंधुता, भाईचारा या ब्रदरहुड, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः कंपल्सरली होने ही चाहिए और जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं मानना चाहिए। इन्होंने ये साफ साफ कहा है कि अगर किसी सोसाइटी में सभ्य लोग रहना चाहते हैं या उस सोसाइटी को सिविलाइज्ड बनाना है, डेवलप्ड बनाना है, तो वहाँ के सभी बासिंदों को, सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को 3 अधिकार मिलने चाहिए, जिसमें पहला है समानता, स्वतंत्रता और तीसरा है बंधुता। इसे भाईचारा या बंधुत्व या ब्रदरहुड भी कहते हैं। दूसरी बात इन्होंने जो बताई, वो कहते हैं कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन का आधार नहीं मानना चाहिए। इसे सिंपल भाषा में समझने के लिए, मोची का लड़का मोची ही होगा और नाई का लड़का नाई ही होगा। ब्राह्मण का लड़का पूजा पाठ ही करेगा और राजपूत का लड़का राजा ही बनेगा। ये है जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन। बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव जी आम्बेडकर कहते हैं कि आज के दौर में भी जाति प्रथा के समर्थकों की कमी नहीं है। आज के दौर में भी, कहने का मतलब है इनके दौर में, लगभग आज से 70 साल पहले की बात, इनके दौर में भी मतलब जाति प्रथा के समर्थक बहुत थे। कैसे? इस समर्थन का यह आधार माना जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज के सटीक संचालन के लिए, किसी भी समाज में उसके सटीक संचालन के लिए श्रम विभाजन होना जरूरी है। सब लोगों का तरह तरह के काम करना जरूरी है, नहीं तो समाज चलेगा नहीं। आवश्यक है तो सटीक संचालन के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, और ये श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर ना होकर जाति के आधार पर होना ही समस्याओं की जड़ है। इनका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप जाति प्रथा के आधार पर श्रम का विभाजन कर रहे हैं तो ये गलत है। ये कहते हैं आप योग्यता के आधार पर श्रम विभाजन कीजिए। उदाहरण के तौर पर देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ उस स्कूल में मैं अविनाश रंजन गुप्ता, तो गुप्ता कहने का मतलब हो गया बनिया, वैश्य। मेरा काम है व्यापार करना। हमारे ही स्कूल में कोई एक और शिक्षक है, उनका टाइटल है सिंह अर्थात राजपूत, तो उनको चाहिए कि वो देश की सुरक्षा का काम करे। और हमारे ही स्कूल में एक प्यून है, चपरासी हैं, उनका टाइटल है तिवारी और वो ब्राह्मण हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारे स्कूल में श्रम विभाजन जाति प्रथा के आधार पर ना होकर योग्यता के आधार पर हुई। मेरी योग्यता थी शिक्षक बनने की, तो मैं वैश्य होते हुए भी शिक्षक बन गया। सिंह जो एक सर हैं, उनकी योग्यता शिक्षण में थी और वो देश की सुरक्षा का काम करने के बजाय शिक्षण गतिविधि में शामिल हो गए। और उसी समय एक ब्राह्मण जो पूजा पाठ या कुछ और कामों में संलग्न होते, लेकिन उनकी योग्यता न होने के कारण वो चपरासी का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भीमराव रामजी अंबेडकर कहते हैं कि श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर हो, न कि जाति के आधार पर। ऐसा विभाजन अस्वाभाविक है, इसमें केवल खामियां ही खामियां हैं, कमियां ही कमियां हैं।
ये एक व्यक्ति को आजीवन किसी निश्चित पेशे से बांध देती है, भले ही वह व्यक्ति उस पेशे को न अपनाना चाहे। अर्थात अगर कोई समाज या कोई सोसाइटी अपने नागरिकों को ये मजबूर कर देती है कि तुम जिस जाति के हो तुम्हें वही काम करना है, तो ये गलत हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, एक चैप्टर है गलता लोहा, उसमें धनाराम जो गंगाराम का बेटा था और जाति से लुहार था, मास्टर त्रिलोक सिंह कहते हैं तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, लोहा, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। तो देखिए मास्टर भी उसे ये एहसास दिला रहे हैं कि तू लुहार है और तू लुहार का ही काम करेगा। ऐसा होना मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार करके जाति आधारित पेशा निर्धारित करती है। भले ही एक व्यक्ति किसी और क्षेत्र में प्रशिक्षित हुआ हो, उसने ट्रेनिंग ली हो, उसने कोर्स किया हो और उसे दूसरा काम करने के लिए या उसकी जाति के आधार पर उसको काम करने के लिए कहा जाए तो गलत होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्लास 11 का वही चैप्टर लेते हैं गलता लोहा, जिसमें मोहन लुहार का काम करता है। वो अपने मित्र धनराम को देखता है कि वो किसी लोहे की छड़ को गोल आकार दे रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है, और लखनऊ में पढ़ा वो लड़का मोहन उसे गोल आकार दे देता है। तो ब्राह्मण होते हुए भी उसने ITI किया था और उस लोहे के छड़ को गोल आकार दे देता है। उसने जो ट्रेनिंग ली वो कर दिया। इसी से ये साबित होता है कि अगर योग्यता के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाए तो समाज उन्नति करता है, समाज में खुशहाली आती है और वो सभ्य समाज कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है? बेरोजगारी, भूखमरी, अवनति, आर्थिक संकट जैसी समस्याएं जन्म लेती है। ये साधारण सी बात उस समय 1950 के आसपास, 1940 के आसपास या 1930 के आसपास या 1920 के आसपास लोगों के समझ में नहीं आती थी। पाठ का दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। मेरी कल्पना अर्थात आम्बेडकर जी की कल्पना का आदर्श समाज। एक आदर्श समाज, सिविलाइज्ड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए? इसमें लेखक ने बताया है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, बंधुत्व और समता भाव पर आधारित होगा। मतलब 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं एक सोसाइटी को सिविलाइज्ड या डेवलप्ड होने के लिए। उसमें स्वतंत्रता, फ्रीडम, बंधुत्व, ब्रदरहुड, समता और इक्वालिटी, ये होना ही है। किसी भी समाज में जब स्वतंत्रता सभी को मिलती है तो उस समाज का चहुमुखी अर्थात ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि इसमें सभी को अभिव्यक्ति की, आवागमन की, पेशा बदलने की स्वतंत्रता होती है। अभिव्यक्ति अर्थात राइट टू स्पीच, आवागमन की अर्थात आने जाने की आज़ादी, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट होने की आज़ादी। पेशा बदलने की स्वतंत्रता होती है अर्थात ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन बदलने की स्वतंत्रता होती है। अगर एक नाई है जाति से लेकिन उसकी योग्यता कुछ और है तो वो उस क्षेत्र में जा सके, ये है पेशा बदलने की स्वतंत्रता। दूसरा तत्व है बंधुत्व या भाईचारा। देखिए, बंधुत्व और भाईचारा का होना बड़ा ही आवश्यक है। आज अगर दुनिया इतने एडवांस्ड पॉइंट पर पहुंच चुकी है, इतनी डेवलप हो चुकी है, तो इसके पीछे एकल मेहनत तो है ही लेकिन सामूहिक मेहनत कहीं ज़्यादा है। और इन सामूहिक मेहनत में भाईचारा का होना बहुत ज़रूरी है। इस सामूहिक मेहनत में हो सकता है कि तरह तरह के जाति, धर्म, कास्ट, रिलीजन के लोग आएँ, और जब तक उसमें एकता ना हो तो ये तरक्की वाली बात अपने वजूद में आएगी ही नहीं। अगर हम लोग भारत के क्रिकेट मैच की टीम को ही ले ले तो भारत की जो क्रिकेट मैच की टीम है वो क्या करती है, एक ग्रुप में मिलकर काम करती है, समूह में काम करती है, तभी जाकर वो विजयी होते हैं। अगर आप चक दे इंडिया फिल्म भी देखते हैं तो उसमें आप देखिएगा जो महिला खिलाड़ी रहती हैं वो भी जाति पाति अपनी सीनियरिटी को लेकर अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा मानती है। जैसे ही ये भावना उनके अंदर से निकलती है वो विजय प्राप्त करती हैं, वो जीत जाती हैं। ठीक ऐसा ही भाईचारा है। इसमें हर मनुष्य एक दूसरे को अपना बंधु समझे, तभी जाकर
ये भाईचारा अपने रियल रूप में लागू होगा। दूध पानी के मिश्रण की तरह ही भाईचारे का रूप रहना चाहिए। तीसरा और अंतिम महत्वपूर्ण तत्व है वो है समता या समानता, इक्वालिटी होनी चाहिए। हालांकि यह पूर्ण रूप से कभी भी नहीं मिल सकता है, पर हमें कानूनी समानता, योग्यता प्रदर्शन करने की समानता तो मिलनी ही चाहिए। जहाँ तक समानता के पूर्ण रूप से न मिलने की बात कही गई है, इसके भी कुछ कारण हैं, और वो है व्यक्ति की क्षमता, जो इन 3 बातों पर निर्भर करती है। देखिए, किसी भी व्यक्ति की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। सबका बैकग्राउंड, सबका फैमिली स्टेटस अलग अलग होता है। उस आधार पर ये 3 बातें हैं। पहला, शारीरिक वंश परंपरा। आप किस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपकी शारीरिक बनावट कैसी है, आपका वर्ण कैसा है अर्थात कलर कैसा है, आपके शरीर का फिजिक कैसा है, ये आपके वंश परंपरा पर डिपेंड करती है। दूसरा है सामाजिक उत्तराधिकार। सामाजिक उत्तराधिकार कहने का मतलब हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल चीज़ें। सामाजिक उत्तराधिकार, आप किसी ऐसे घर में जन्म लेते हैं जिन्होंने अपने वंश को, अपने खानदान को बड़े ही अच्छे से निभाया है या उसकी प्रतिष्ठा का मान रखा है, बड़े ही फेमस हो चुके हैं। जैसे सिंधिया परिवार आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है। तो ऐसे वंशज जो बहुत फेमस हो चुके हैं और उसके पास सामाजिक उत्तराधिकार है, उनके पास पैसे हैं, उनका समाज में अच्छा नाम है, तो ये है सामाजिक उत्तराधिकार। उसके बाद जो है मनुष्य के अपने प्रयत्न। देखिए, इन दोनों पर आपका या मेरा कोई कमांड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप किस माता पिता के जीन से निकल रहे हैं या किस माता पिता के संतान बनेंगे, ये आपके अधिकार में नहीं है। दूसरा, सामाजिक उत्तराधिकार भी आपके अधिकार में नहीं है। तीसरा जो है वो मनुष्य के अपने प्रयत्न, इसी पर आप अपना अधिकार दे सकते हैं। कैसे? देखिए, इन 3 दृष्टियों से मनुष्य कभी समान नहीं होते हैं, कभी भी मनुष्य समान नहीं होंगे इन 3 दृष्टियों से। अतः लेखक का मानना है कि समाज को यदि अपने सदस्यों को अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह तभी संभव हो पाएगा जब समाज अपने सदस्यों को आरंभ से ही समान व्यवहार उपलब्ध कराए। ठीक है, इक्वल व्यवहार उपलब्ध करवाना पड़ेगा एक सोसाइटी को, अपने सिटीजन्स को, तभी जाकर वो अपने समाज के लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाएगा और देश दुनिया तरक्की करेगी। अब एक एग्जाम्पल समझिए, बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, इनकी शारीरिक वंश परंपरा पर इनका कोई अधिकार नहीं था, इनके पास सामाजिक उत्तराधिकार भी नहीं था, इन दोनों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन मनुष्य के अपने प्रयत्न, अर्थात इन्होंने अपने प्रयत्न के बल पर इन दोनों को प्राप्त कर लिया। सामाजिक उत्तराधिकार तो इन्हें मिल ही गया, वंश परंपरा मिले या ना मिले, लेकिन सामाजिक उत्तराधिकार मिला। इनके वंशजों को भी सामाजिक उत्तराधिकार मिला होगा अगर उन्होंने भी अपने प्रयत्न को बढ़ावा दिया होगा या अपने प्रयत्न को सामाजिक उत्तराधिकार पाने लायक बनाया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है लेकिन फिर भी वो बड़ा मेहनती है, अपने प्रयत्न के आधार पर वो अपने में गुणों का संचार कर रहा है, तो वो योग्य है। उसी समय एक गरीब व्यक्ति है और उसे ना ही शारीरिक वंश परंपरा बेहतर प्राप्त हुई, ना सामाजिक उत्तराधिकार मिला, और उसके हाथ में जो है अपने प्रयत्न, उसमें भी वो ढिलाई कर रहा है, तो उसका गरीब रह जाना या उसका सामान्य बने रह जाना लाजमी है। और इस कंडीशन पर अगर आप कहेंगे कि नहीं यार वो अमीर आदमी है, उसे ही सब मिल रहा है, लोग उसकी ही पूजा कर रहे हैं, तो ये आप अपने आप से छलावा कर रहे हैं। वह व्यक्ति भले ही अमीर हो लेकिन फिर भी उसने अपने ऊपर वर्कआउट किया, अपने पर काम किया, अपने में गुणों का संचार किया, इसलिए वो इसी योग्य है। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य के अपने प्रयत्न ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। पाठ के आधार बिंदु। देखिए, इस पाठ को हम लोग निम्नलिखित आधार बिंदुओं में विभाजित कर सकते हैं और इन आधार बिंदुओं को समझ लेने के बाद ये पाठ आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन होना निरा मूर्खता है और ये
हमारी रूढ़िवादी थिंकिंग को दर्शाता है। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति प्रथा के आधार पर जब श्रम विभाजन होता है तो ये भुखमरी और बेरोजगारी का कारण बनता है। क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे हो चुके हैं, ऑक्यूपेशन ऐसे हो चुके हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। लेकिन अगर हम लोग फोर्स करें कि नहीं, तो इसी जाति का है, तुझे यही काम करना है, तो उसे भुखमरी और बेरोजगारी का कारण माना जाएगा। आदर्श समाज में स्वतंत्रता का महत्व है। स्वतंत्रता कहने का मतलब है आपको आवागमन की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी योग्यता प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता, बंधुत्व, टीम वर्क में जैसे हम लोग मिलजुल कर काम करते हैं तो कोई भी काम जल्दी से हो जाता है और उसमें उत्कृष्टता आ जाती है, वैसे ही बंधुत्व भी बना रहना चाहिए। बंधुत्व कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण जैसा। आदर्श समाज में समता, समता बोले तो इक्वालिटी होनी चाहिए। हालांकि ये पूर्ण रूप से कभी नहीं मिल सकता आपको, लेकिन हाँ, मनुष्य के अगर अपने प्रयत्न हैं तो वो आदर्श समाज में भी समता के महत्व को समझ सकता है। मनुष्य के अपने प्रयत्न, जिस पर हम लोगों ने अभी जस्ट डिस्कस किया है, मनुष्य के अपने प्रयत्न एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे वो सामाजिक उत्तराधिकार भी पा सकता है और अपने साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ी को भी सामाजिक उत्तराधिकार का दायित्व सौंप सकता है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से प्रश्नावली। जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक ही रूप न मानने के पीछे आम्बेडकर के क्या तर्क हैं? आम्बेडकर जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप नहीं मानते हैं, क्योंकि यह विभाजन कंप्लीटली अस्वाभाविक है, अननेचुरल है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित ही नहीं है। इस प्रकार के विभाजन में मनुष्य की क्षमता की उपेक्षा की जाती है, उसके प्रशिक्षण को, उसके टैलेंट को देखा ही नहीं जाता है। ये केवल और केवल जाति के आधार पर निर्णय कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा वाले क्षेत्र में, अपनी रुचि वाले क्षेत्र में जा नहीं पाता और उसे बाध्य किया जाता है एक ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए जिसमें उसकी रुचि ही नहीं है। इसलिए वो श्रम विभाजन को और जाति प्रथा को एक साथ नहीं रखना चाहता। वो चाहते हैं कि श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर हो। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती जा रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस प्रश्न में कुल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण बनती जा रही है, वो ऐसे क्योंकि कुछ पेशे ऐसे हो चुके हैं, कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे हो चुके हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। हम लोग क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ रहे थे, पढ़ तो नहीं रहे थे, मैं पढ़ा रहा था लाख की चूड़ियाँ। तो लाख की चूड़ियाँ जो है वो अब फैशन में नहीं है, लेकिन अगर लाख की चूड़ियाँ बनाने वाले को समाज मजबूर करता है कि तुझे यही काम करना है, तो अब वो बेचारा क्या करेगा? लाख की चूड़ियाँ अब कोई खरीद नहीं रहा है, तो वो भुखमरी और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा उसे। इसीलिए जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन करना बेरोजगारी और भुखमरी का कारण तो बन ही रही है। क्या यह स्थिति आज भी है? ये स्थिति आज उतनी नहीं है, शहरों में तो नहीं है, लेकिन हाँ, गांव में और कुछ पुरानी रूढ़िवादी गांव में ये आज भी है। लेखक के मत से दासता की व्यापक परिभाषा क्या है? दासता गुलामी। लेखक के अनुसार दासता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, बल्कि दासता एक ऐसी स्थिति को भी कहा जा सकता है जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं कर सकते। यह इच्छा कहने का मतलब हुआ सामाजिक मर्यादा और कानून के दायरे में रहकर किए जाने वाले काम को ही इच्छा के संदर्भ में यहाँ कहा जा रहा है। अगर एक शूद्र व्यक्ति को शिक्षक बनने का मन है और उसमें योग्यता है, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, वो चीज़ों को अच्छे से समझता है और समझाने की भी उसमें काबिलियत है, तो वो बने। अगर समाज उसे ऐसा करने नहीं दे रहा है तो यही दासता है। शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभावित रहने के बावजूद अम्बेडकर समता को एक व्यवहार्य सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? डॉक्टर आम्बेडकर यह जानते हुए भी कि शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता होना स्वाभाविक और संभव है, फिर भी वे समता के व्यवहार सिद्धांत को मानने के लिए आग्रह करते हैं। इसके पीछे उनका यह तर्क है कि यदि समाज के सदस्यों को अपनी योग्यता प्रदर्शन करने का अवसर दिया जाए या समाज उससे अधिकतम
उपयोगिता प्राप्त करना चाहता है तो इसके लिए समाज को चाहिए कि वो अपने सभी नागरिकों को समान व्यवहार उपलब्ध कराए, स्वतंत्रता उपलब्ध कराए। तभी जाकर वो शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से एकता न होने के बावजूद भी, समानता न होने के बावजूद भी अपने प्रयत्न के आधार पर वो आगे बढ़ सकता है, समाज सोसाइटी के लिए अच्छा कर सकता है और समाज भी उससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त कर सकता है। सही में आम्बेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत है? मैं लेखक की इस बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। सहमति का कारण यह है कि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, उसमें उनका अपना क्या योगदान है। मान लीजिए अगर वो किसी ऐसे घराने में पैदा हो जाते हैं जो पहले से ही प्रतिष्ठित है, तो उनमें उसका कोई योगदान नहीं है। सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, उसमें भी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप तय होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयत्नों का भी सही मूल्यांकन तभी हो सकता है जब सभी को समान अवसर मिले। उदाहरण के लिए गांव के अथवा नगर पालिकाओं के विद्यालय में पढ़ने वाले बालक महंगे स्कूलों में पढ़ने वालों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? अतः पहले जातिवाद का उन्मूलन हो, फिर भौतिक स्थितियों व जीवन सुविधाएं समान हो, तब जो श्रेष्ठ सिद्ध हो वही उत्तम व्यवहार के हकदार हों। हम लोग अधिकतर ये देखते हैं कि कुछ बच्चे इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे स्टेट स्कूल में पढ़ते हैं। अगर दोनों को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और दोनों से उनके आईक्यू लेवल के बारे में, ज्ञान के बारे में, नॉलेज के बारे में पूछा जाए तो सिंपल सी बात है, इंटरनेशनल स्कूल का लड़का जो होगा, जो छात्र होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए यहाँ अम्बेडकर जी कहते हैं कि सबको समान अवसर उपलब्ध कराया जाए। और ये कब होगा? जब समाज इस दिशा में काम करेगा। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं? आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे, समझेंगी? देखिए, मैं यहाँ भ्रातृता शब्द से सहमत हूँ। ये भ्रातृता कहने का मतलब यही नहीं कि ये केवल आदमियों के ही बीच होगा, ये स्त्रियों के भी बीच होगा। बंधुत्व, एकता या भाईचारा की भावना, ये बंधुत्व की भावना है, एक दूसरे को सम्मान देने की भावना है, ये सभी मनुष्यों में है। और मेरे हिसाब से जो ये शब्द का प्रयोग किया गया है वो बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है, इसीलिए मैं इससे सहमत हूँ। पाठ के महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु। इस पाठ के कुछ स्मरणीय और महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ दिए गए हैं। इन बिंदुओं के अवलोकन के उपरांत ये पाठ आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाएगा और ये पाठ से जुड़े जितने भी प्रश्न होंगे आप उन प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो इसका अध्ययन एक बार जरूर कर लीजिएगा आप। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 लिंक को क्लिक करके आप इस पाठ का टेक्स्ट और इसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। धन्यवाद।